गांधी का आंदोलन ऐसा है कि उसमें सभी क्लासेज हैं, ये गांधी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूंजीपति वर्ग भी हिस्सेदारी कर रहा है और मजदूर भी कर रहा है। गांधी चाहते तो उसी दिन राजा थे, उसी दिन स्टेट उसके हाथ में थी, लेकिन गांधी ने कहा कि मैं हिंसा नहीं चाहता हूँ और एकदम से मैं किसी भी तरह से ऐसी स्थिति नहीं लेना चाहता जहाँ अराजकता हो जाए। रेल की पटड़ी उखाड़ी, महात्मा गांधी की जय। अब महात्मा गांधी ने तो नहीं कहा था भैया करो। रेलवे स्टेशन को आग लगाई, महात्मा गांधी की जय। दफ्तर में आग लगा दी, महात्मा गांधी की जय। यहां तक कि यूरोपियन को पकड़ा, उनको मारा गया, जान से मार दिया, और महात्मा गांधी की जय। मुझे अपने स्टूडेंट को देख के वैसी ही खुशी होती थी जैसे किसान को फसल देख के खुशी होती थी। सो दिस इज एन हैप्पीएस्ट मोमेंट। फिर आपने एक बात और भी शेयर की कि मैं दुनिया के या और राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंसेस में मुख्य वक्ता, चीफ गेस्ट पे जाता रहा हूँ, लेकिन मन की बात यह कि जो खुशी अपनों के साथ और अपने आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो आगे स्टूडेंट हैं, उनके साथ बैठ के या उनके साथ विचार साझा करके जो खुशी होती है, वो खुशी मेरे को ऑक्सफोर्ड में भी कभी नहीं मिली, लंदन में कभी नहीं मिली, अमेरिका में कभी नहीं मिली। सो आई एम हैप्पी टू बी हेयर। तो आपको कोई विशेष मैंने अनुग्रहित नहीं किया, ये मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं आपसे रूबरू होऊंगा। टू द यंग स्टूडेंट्स, और कुछ हिस्ट्री राइटिंग में कभी कॉलेजेस पे जो बात करने का मौका कम ही मिलता है, मेरे को तो बहुत कम मिला है। बल्कि मेरी तो कुछ समय से एक ये भी इच्छा है, अनिल उसमें बल्कि सहयोग कर रहे हैं मेरा, मैं तो इससे भी बियॉन्ड जाना चाहता हूँ। टीचर्स को तो बहुत पढ़ा लिया, बहुत बात होगी, स्कॉलर के साथ भी खूब डिस्कशन हो गई, विद्वानों के साथ हो गया, एमफिल पीएचडी करने वालों के साथ होगी। जो यंग स्टूडेंट है, बीए वाला, इनके साथ कम बातचीत का मौका मिला है। तो वो मैं अगर ऐसा मौका मिलता है उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं यंग स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, और उससे भी ज़्यादा यदि आम लोगों तक हम पहुँच सकें जिनका इतिहास में वैसे इंटरेस्ट है लेकिन हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है इवन देन। सो ही इज़ कंडक्टिंग सम इंटरव्यूज़ एंड लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। काफ़ी सारे तो इन्होंने डाले, मैं सारे तो देखे भी नहीं, एक हाथ देख पाया मैं उसमें। सो दिस इज़ तो मैंने नहीं कहा भी मुझे अच्छा तो यह है कि आपके माध्यम से मैं आम लोगों तक पहुंचूंगा। तो यंग स्टूडेंट्स जो है, आपका परिपक्व भी माइंड होने वाला है या हो गया है, उस स्टेज में आपके साथ में बातचीत कर सकूं, आपको अपनी बात बता सकूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य। विषय भी महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी एंड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। एज एन हिस्टोरियन मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महात्मा गांधी से बड़ा नाम कोई नहीं है। मैं किसी तरह का कंपैरिजन कर नहीं रहा हूँ, ना मैं किसी और आंदोलन से, व्यक्ति विषय से तुलना नहीं कर रहा हूँ। बीच बीच में जिक्र होगा, मैं वो ही बताऊँगा आपको। लेकिन गांधी क्या कर रहे थे और गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन, उस संदर्भ में मैंने शुरुआत पहली लाइन यहाँ से की कि महात्मा गांधी से बड़ा नाम कोई नहीं है, महात्मा गांधी से बड़ी कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। यद्यपि आम जनता में यदि आप देखें, इवन यंग स्टूडेंट्स में भी देखें, तो कई बार अजीब अजीब से रिमार्क्स हमें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं। तो शायद इतिहास लेखन ठीक से नहीं किया गया या ठीक से बताया नहीं गया। और स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जो है, ये कोई 1885, 1857 या 1890 या 1905 से शुरू नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 1757 से शुरू होता है। हमने पहले दिन लड़ाई लड़ी थी। ब्रिटिश ने जब शासन स्थापित किया था प्लासी के युद्ध में, तो प्लासी का युद्ध हमने तो इसलिए लड़ा था, अंग्रेज बंगाल के नवाब ने, क्योंकि हम ब्रिटिश सत्ता को स्थापित नहीं होने देना चाहते थे। तो स्वतंत्रता संग्राम हमारा 1757 से 1947 तक है, जिसमें 1857 का संग्राम भी आ गया। अब 1757 से लेकर और 1947 तक यदि आ जाएं, तो लगातार हम संघर्ष कर रहे थे, लगातार लड़ रहे थे। कभी बंगाल के नवाब लड़ रहे थे, कभी मैसूर के सुल्तान जो है वो लड़ रहे थे, कभी इसमें मराठा लड़ रहे थे, कभी इसमें अवध के नवाब जो है वो लड़ रहे थे, सिख इसमें लड़ रहे थे, सेंट्रल इंडिया में राजपूत लड़ रहे थे। 1857 का संग्राम की बड़ी लंबी गाथा है, वो भी हुआ। इन सभी में देखिए आप,
जो मैंने बात कही मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे आप। तो ये जो संघर्ष हो रहे थे इसमें विशेष तरह का हर बार एक विशेष जो है एक ग्रुप कह लीजिए, एक समुदाय कह लीजिए, एक वर्ग विशेष जो है वो नज़र आता है। भी अगर बंगाल का नवाब लड़ रहा है तो बंगाल के नवाब लड़ रहे हैं, या अवध के नवाब लड़ रहे हैं, सिख लड़ रहे थे, मराठे लड़ रहे थे, राजपूत लड़ रहे थे। या 1857 में भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा उसमें, यद्यपि पूरे इंडिया में लड़ा गया है वो, लेकिन हर वर्ग उसमें हिस्सेदारी और थोड़ा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद यदि 19वीं शताब्दी के अंत में हम पहुंच जाएं, 1885 से ले लें या 57 की बाद की घटनाएं ले लें, 20वीं शताब्दी के शुरू तक भी आ जाएं, तो गांधी के अतिरिक्त और भी आंदोलन हमें नज़र आते हैं। किसान आंदोलन थे 19वीं शताब्दी के अंत से लेके 20वीं शताब्दी के 20 के दशक में, 30 के दशक में, 40 के दशक में चलते रहे। मजदूर आंदोलन भी चले हैं, या जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या दूसरे थे, इन्होंने कुछ मजदूर आंदोलन अपनी तरफ से हैं, उनके वो भी हैं। जनजातीय आंदोलन भी हैं, वो भी चलते हैं। लेकिन अब जैसे जनजातीय आंदोलन चल रहे हैं, नेचुरली वो जनजाति के ऊपर आधारित है, ट्राइबल पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें, चाहे वो मालाबार में है, चाहे वो संथाल का था, चाहे बिरसा मुंडा है। इसी तरह से जब किसान आंदोलन चल रहे हैं इसमें, चाहे यूपी किसान सभा है, राजस्थान किसान सभा है, या इसमें अवध किसान सभा थी, इसमें किसान पार्टिसिपेट कर रहा है। इवन क्रांतिकारी आंदोलन का भी यदि हम जिक्र करें, जो कि भारी सशक्त आंदोलन था भारतीय इतिहास का, जिसने ब्रिटिश राज को न केवल चुनौती दी बल्कि उसने ब्रिटिश राज की सत्ता को हिला दिया, इसमें भी जो हिस्सेदारी करने वाला था क्रांतिकारी आंदोलन में भी, वो भी एक नौजवान क्लास थी, एजुकेटेड, अधिकतर वो अर्बन एजुकेटेड यूथ क्लास है, या कहीं कहीं रूरल क्लास भी हमें नजर आता है एजुकेटेड। लेकिन इस सब के अतिरिक्त यदि हम गांधी की तरफ आ जाते हैं, जहाँ से मैंने शुरू किया उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारा। अब गांधी का आंदोलन ऐसा है कि उसमें सभी क्लासेज हैं, ये गांधी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का आंदोलन एक वर्ग विशेष पे नहीं है। महात्मा गांधी के आंदोलन शुरू से यदि हम कर लें, चंपारण से शुरू हो जाए 1917 और 1942 क्विट इंडिया तक आप आ जाएं, तो गांधी के आंदोलन में समूचा भारत, समूचा व्यवसाय, समूचा वर्ग, समूची क्लासेस, सभे धर्म उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आपको रेयर, दुनिया के इतिहास में आपको रेयर मिलेगा। ये महात्मा गांधी के आंदोलन में पूंजीपति वर्ग भी हिस्सेदारी कर रहा है और मजदूर भी कर रहा है। ये जो एक दूसरे के विरोध में संघर्ष कर रहा है मजदूर आंदोलन में, गांधी के आंदोलन में ये इकट्ठा लड़ रहा है। गांधी के आंदोलन में जमींदार भी हिस्सा दे रहा है, गांधी के आंदोलन में खेती और मजदूर भी हिस्सा ले रहा है। गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, उसमें मध्यम वर्ग भी आ रहा है, एजुकेटेड भी आ रहा है, उसमें ग्रामीण वर्ग भी है, उसमें अर्बन शहरी वर्ग भी है उसके अंदर, उसमें महिलाएं। और ये तो पहली बार हो रहा था। गांधी के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नजर आती है, स्टूडेंट्स की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे भी हैं जिनको एक शब्द हिंदी इंग्लिश में अगर हो, एपॉलिटिकल, जिनका राजनीति से सामाजिक जो वो है आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन है, जिनको इसकी समझ भी नहीं थी। बिल्कुल जो साधारण प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी इसके अंदर हिस्सेदारी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, केवल गांधी के नाम से ही वो आंदोलन में आ जाते हैं। तो गांधी का आंदोलन, गांधी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि इंडियन हिस्ट्री में और उस समय 20वीं शताब्दी के दुनिया के इतिहास में हमें नजर आती है। इसलिए मैंने कहा कि गांधी से बड़ा नाम नहीं है। बाकी आंदोलन जो है विशेष वर्गों तक की बात करते हैं, विशेष जो है व्यवसाय की बात करते हैं, विशेष सामाजिक समूह की बात करते हैं। लेकिन गांधी का आंदोलन है उसमें धर्म का जो है कोई बंधन नहीं है, जाति का कोई बंधन नहीं है, उसमें जो है क्लास का कोई बंधन नहीं है, वर्ग का कोई बंधन नहीं है, सभी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और यही कारण था कि ब्रिटिश राज को चुनौती देने में गांधी का जो योगदान था वो हमें किसी और का नजर नहीं आता। 1917 में चंपारण आंदोलन, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए हैं, पहला उनका जन आंदोलन है। इस जन आंदोलन में किसान हैं। उसके बाद खेड़ा में यदि आप देखें तो किसान वर्गों में भी अंतर है। वहाँ जो किसान है और लैंडलेस है, चंपारण में लैंडलेस नहीं था, वो ज़मीन है उसकी, वो उसके ऊपर टैक्स देता है। लेकिन वहाँ तो पट्टीदार के अंदर काम करता था, दोनों में अंतर है। और फिर अहमदाबाद में जब मिल स्ट्राइक हो रही है तो वो तो मिल मजदूर है, बिल्कुल ही पूंजीपति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।
अब आप देखें उसके 2 साल बाद उसी आंदोलन में जब वो हिस्सेदार कर रहा है, तो खेड़ा का जमींदार भी था, खेड़ा का किसान भी था और खेड़ा का पूंजीपति भी था। घनश्याम दास बिड़ला भी उसमें था, उसमें पटेल भी उसमें कर रहा है और उसका मजदूर भी उसी आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहा है। दिस इज द गांधी। तो गांधी की ये जो गतिविधियां हैं, इसको बहुत ज़्यादा विस्तार से करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने 1-2 और भी एस्पेक्ट लेने हैं। मैं उदाहरण के तौर पे ये बातें बताऊंगा कि गांधी क्या है, वाई गांधी इज गांधी। गांधी कैसे बन गया, वो गांधी क्यों है, महात्मा गांधी कैसे है। तो जो मैंने बात कही कि सबसे बड़ा नेतृत्व कैसे हो गया, तो उसके छोटे छोटे मैं उदाहरण दूंगा आपको। उन उदाहरण से ही आप बात जो है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे एक उदाहरण अगर आप दें, इसमें शुरुआत में चले जाएं चंपारण में जब गांधी आए थे तो महात्मा गांधी या बापू शब्द प्रयोग नहीं किया जाता था, गांधी कहा जा रहा है, या कहीं कहीं बाबा गांधी शब्द भी है उसमें। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स देखें, आपने तो बच्चों का भी पढ़ा नहीं होगा ऐसे, बाबा शब्द भी प्रयोग होता है, बाबा गांधी बाबा, गांधी योगी या गांधी, बापू या महात्मा शब्द बाद में प्रयोग हुआ है। तो गांधी वहां पे जो है ना, जिस तरह से प्रकट होते हैं, तो गांधी तो उनके लिए मसीहा था, क्योंकि गांधी ने जिस तरह से एक्शन किया, जब ब्रिटिश हुआ उन्होंने अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में ले गए, तब ऊपर से वायसराय का आदेश आ गया कि गांधी को यहाँ से आपने किसी भी हालत में निकालना है। तो कहा ठीक है अभी मैं आपको जो है ना इतना जुर्माना लगाता हूँ, नहीं तो आपको जो है मैं सजा दूंगा। तो 100 रुपये का जुर्माना लगा दिया, बहुत बड़ा अमाउंट था 17 में। गांधी ने मना किया कोर्ट में कि मैं जुर्माना नहीं दूंगा, तुम मुझे कैद कर लो। अब जज ये अदालत देखे ना फैसला कर रही है, तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको 50 रुपये का जुर्माना लगाता हूँ, तो उसको छोड़ना है उसको। गांधी ने कहा मैं 50 रुपये भी नहीं देता। तो उसने कहा अच्छा मैं आपको 20 रुपये का जुर्माना लगाता हूँ। गांधी ने कहा 20 रुपये भी नहीं देता। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको 1 रुपये का जुर्माना देता हूँ। गांधी ने कहा मैं 1 रुपये भी नहीं देता, मुझे आप कैद करो। तो कहता अच्छा मैं आपको बिना जुर्माना ही छोड़ता हूँ, आप जाओ। तो गांधी की प्रेजेंस, तो गांधी तो मसीह है। इसके बाद गांधी बापू हुए वहाँ पे, फिर उनका बाहर निकले उस दिन, तो जो जय जयकार हुए है बापू के नाम से होता है। सो गांधी बिकेम बापू। सो दिस इज हाउ गांधी का किस तरीके से आम जनता के साथ संपर्क है और कैसे वो जनता को स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ रहे हैं। ये पहली कड़ी, यहाँ से मैंने आपको एक उदाहरण दिया। इस तरह से दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। 1921 के सितंबर में जब नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन में मदुरई से मुंबई जा रहे हैं, जमनालाल बजाज साथ हैं, उनके कोई दोस्त हैं, उनके यहाँ इनको रात को जाके ठहरना है। तो गांधी की ट्रेन जिस भी जगह से, जिस स्टेशन से निकलती थी, तब तक वो गांधी जी की पॉपुलैरिटी राष्ट्रीय स्तर पे और सभी उसमें मिलने आ रहे हैं। तो गांधी को मिलने के लिए स्टेशन पे बहुत सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। ट्राइबल एरिया है नागपुर का, वहाँ से जब क्रॉस करते हैं एक स्टेशन पर, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। तो गांधी उनसे कहते हैं कि आप महिलाओं से आज करते हुए कि आप सूत जो है काटा करें, वो सूत की साड़ी डालें, खादी उन्हें आप खादी। तो कुछ महिलाओं से बातचीत हो रही है, स्पेशली एक महिला को जब वो एड्रेस कर रहे हैं, 5 महिलाएं सुन रही हैं, तो उसमें एक महिला कहती है कि बापू मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो गांधी, उससे पहले शायद आपने कभी पिक्चर देखी नहीं होगी, गांधी जो है ना गुजराती धोती डालते थे, बहुत बड़ी धोती होती है वो, और ऊपर चौगा ऐसे होता है लंबा सारा, उसमें बहुत कपड़ा लगता है, और पगड़ी होती है इतनी बड़ी। उस गांधी ये कपड़े डालते थे, साफा भी होता है उसमें, ऐसे बांध लेते हैं। तो वो कहती है कि बापू आपने सब ये खादी का डाला है। तो गांधी बड़े खुश, कहते हैं हाँ डाला है और मैंने खुद बुना है। कहती बापू वो तो ठीक है, लेकिन जितना कपड़ा आपने डाला है ना, ये तो सारा मोहल्ला हमारा पहन ले। मैं तो एक धोती डाले हुए हूँ, यही नीचे से डाला, उसी को ऊपर तक लेके चली जाती हूँ, और मेरे पास कोई कपड़ा नहीं। और मेरी धोती जब ये मैली हो जाती है, बहू मेरी धोती को धोती है, मैं अंदर घर में बैठती हूँ, सूख जाती है तो मुझे दे देती हूँ, पहन लेती हूँ, मेरे पास तो ये धोती है। तो हमारी तो अर्थव्यवस्था ही है, तो आप बताएं हम कैसे करें। गांधी ने सुना, वो चुपचाप चले वहाँ से। मुंबई जब पहुँच गए, रात में जमनालाल बजाज के दोस्त हैं, उनके यहाँ ठहरे हैं रात को। तो रात को उनको कहते हुए एक कैंची दे दो और एक सुई धागा। सो गए ऊपर की मंजिल पे। तो उसने सोचा मन में, पता नहीं बापू क्या कर रहे हैं, कैंची सुई धागा, क्या मेरी चादरें तो नहीं फाड़ रहेंगी रात को। तो सुबह गांधी जब उतरे तो उसने देखा कि गांधी ने अपनी जो धोती थी उसको फाड़ दिया,
और उसको वो बना लिया जिसको कहते हैं ना आप लॉइन क्लॉथ, भाई सिंगल लंगोटी है, तो नीचे से ऐसे करके बांधी जैसे उस लेडी ने करी थी, इस तरह से ऊपर करके उसी को ले गए और बाकी सारे कपड़े उन्होंने उतार दिए। वो गांधी का जो लंगोट था, जो उसको आप लॉइन कहेंगे, गांधी ने सारी उम्र सर्दी गर्मी वही डाला। गांधी ने उसके बाद पूरा कपड़ा कभी नहीं तन के ऊपर किया। तो दिस इज गांधी, ये गांधी। और इसीलिए लोगों के बीच में गांधी, यहाँ तक कि बहुत भारी ठंड में 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में थे, तो गांधी ने लंदन में भी यही कपड़ा डाला था। और पूरे यूरोप के, दुनिया के, इंग्लैंड के इतिहास में महात्मा गांधी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कपड़े को डाल के उस समय किंग ऑफ इंग्लैंड से मिले थे, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। और गांधी ने कहा मिलना है तो मैं इसी कपड़े में आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं मिलता। तो दिस इज गांधी। फिर उसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, अब क्योंकि मैंने बताया ना गांधी के नाम से ही चल रहा है, तब तक तो बापू हो गए हैं। और उसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गांधी को देखा भी नहीं है, गांधी की फिलॉसफी क्या है शायद वो भी नहीं जानते, गांधी कैसे राजनीतिक नेता है, क्या कर रहे हैं शायद नहीं जानते, लेकिन गांधी बापू, तो गांधी ने कहा है इसलिए करना है। तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं, जर्नलिस्ट है, उन्होंने किताब भी लिखी है बाद में, उसका नाम है वेब मिलर, वेब WEBMILLER, वेब मिलर। वेब मिलर वहाँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बारे में लिखते हैं, जो पाकिस्तान में एरिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो वहाँ पे भारी जब आंदोलन हुए तो पुलिस ने क्या किया था, जो किसान थे ना उनको अरेस्ट करना शुरू कर लिया गांव से, क्योंकि उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। गांधी ने कहा था कि आप लैंड रेवेन्यू मत दीजिए, तो अंग्रेज क्या करेगा, अरेस्ट हो गए, जेलों में डालने शुरू किए। लेकिन वो महिलाओं और बच्चों को नहीं पकड़ते थे। लेकिन उस एरिया की जो महिलाएं और बच्चे थे, वो महिलाएं अपने अपने बच्चों को लेके घरों को छोड़कर खेतों में आ गई और वहाँ चूल्हा चौका करना उन्होंने शुरू कर दिया। वेब मिलर वहाँ पे गया है, उसने उनसे इंटरव्यू किया है, बाद में किताब छापी। तो उसने कहा कि पुलिस आपको तो परेशान नहीं कर रही, आप तो घरों में रह सकती हैं, तो आप घर में क्यों नहीं रहती। वो कहते हैं ठीक है हमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही, उन्होंने कहा कि आप रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रहेंगे क्योंकि हम विरोध कर रहे हैं इस बात का कि अंग्रेज हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं गांधी के साथ। और अगर वो गांधी और उसके दो दोस्तों को छोड़ दे, नेताओं छोड़ दे, हम अपने घरों को वापस चली जाएंगे। उन्होंने अपने परिवार के जो पुरुष थे उनकी बात नहीं करी कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दो या पिता को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो, ये नहीं। उन्होंने कहा गांधी और उसके दोस्त। तो वेब मिलर ने पूछा बताइए कौन है वो, तो उसने कहा एक तो महात्मा गांधी, दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खान, ये उस इलाके का बहुत बड़ा नेता थे जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तीसरे बोले तीसरे इंकलाब। अब बताओ इंकलाब तो कोई आदमी है नहीं, तो नारे लगते थे वहाँ पे, महात्मा गांधी जिंदाबाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जिंदाबाद, इंकलाब। तो इंकलाब कौन, बोले गांधी के दोस्त है, तो उन्हें पकड़ गया, उसको जेल में डाल दिया। तो गांधी के दोस्त को छोड़ दो। तो दिस इज गांधी, यानी गांधी का नारा लग रहा है इंकलाब जिंदाबाद हो गांधी। सो ये वो महिलाएं हैं जिनका दूर दूर से पढ़ाई से, राजनीतिक से, सामाजिक कार्यक्रम से इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बापू ने कहा है तो उसके नाम से। वो अपने घर के लोगों की बात नहीं कर रही, उन पुरुषों की बात नहीं कर रही, वो गांधी के दोस्त की बात कर रही है। 1931 तक पहुंचते पहुंचते तो गांधी ऐसा है। इसी तरह से इसी आंदोलन के बारे में सुभाष बोस ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है। सुभाष बोस ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी की है इंडियन स्ट्रगल, उसमें लिखते हैं दांडी मार्च हुआ है, तो दांडी मार्च का ये जो होता है 1931 में, उसका जिक्र करते हुए उसने लिखा, हालांकि कहीं कहीं मतभेद भी करते थे, लेकिन यहाँ पे इस घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं गांधी के बारे में कि गांधी जब साबरमती से चले थे और दांडी पहुँचे थे, और जिस समय 78 डिसाइपल को वो लेके चले थे केवल, और जिस समय वो पहुँचते हैं दांडी पर, तो सुभाष बोस लिखते हैं कि समूचा हिंदुस्तान, समूचा भारत गांधी के पीछे खड़ा था। सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी धर्म, पूरा भारत, ब्रिटिश उसके सामने ठहर नहीं सकता। सत्ता को चुनौती दे दी उसने। वो गांधी चाहते थे, उसी दिन राजा थे, उसी दिन स्टेट उसके हाथ में थी, लेकिन गांधी ने कहा कि मैं हिंसा नहीं चाहता हूँ और एकदम से मैं किसी भी तरह से ऐसी स्थिति नहीं लेना चाहता जहाँ अराजकता हो जाए। और उसकी तुलना करते हुए कहते हैं ये लगभग वैसा ही था जैसे नेपोलियन जब 100 दिन की कैद के बाद एल्बा से छुट के आया था, और वो जब पेरिस चला था तो सारा फ्रांस उसके पीछे था, और राजा अपना राजमहल छोड़ के भाग गया था और राजा बना था नेपोलियन।
तो ये लगभग वो स्थिति थी। तो ये सुभाष बोस लिख रहे हैं इसी 1931 के बारे में, तो 31 तक ये गांधी है। फिर इसी तरह से 1942 के आंदोलन में यदि आप आ जाएं, क्विट इंडिया मूवमेंट में हिंसा हुई है बहुत सारी लोगों ने हिंसा की, हालांकि गांधीवादी जो है विचारधारा तो ये नहीं थी और गांधी की तरफ से कोई ऐसा निर्देश भी नहीं था। और गांधी ने पहला आंदोलन अगर आप ध्यान करें तो थोड़ी सी वायलेंस के बाद उसको विड्रा भी किया था, लेकिन क्विट इंडिया को गांधी ने विड्रा नहीं किया, कंडेम भी नहीं किया, हिंसा हुई। और ये हिंसा करने वाले कौन थे? वे वही थे जो गांधी को मानते थे। लेकिन अब की बार वो क्या कर रहे थे? रेल की पटड़ी उखाड़ी, महात्मा गांधी की जय। अब महात्मा गांधी ने तो नहीं कहा था भैया करो। रेलवे स्टेशन को आग लगाई, महात्मा गांधी की जय। दफ्तर में आग लगा दी, महात्मा गांधी की जय। यहां तक कि यूरोपियन को पकड़ा, उनको मारा गया, जान से मार दिया, और महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी ने नहीं कहा था। यानी महात्मा बिकेम सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। महात्मा गांधी ने कहा है इसलिए करो, और महात्मा गांधी ने एग्जैक्टली ये नहीं कहा था। वायस राय था उस समय लिलित को, उसने कंडेम भी किया। उसने कहा गांधी को आप तो इसके विरोध में हो, तो आप इसको कंडेम करो, वापस लो, लोगों को समझाओ। तो महात्मा गांधी का नहीं, अब की बार नहीं करूंगा मैं, कि तुमने इतनी ज़्यादा ज्यादती की, इतना ज़्यादा अत्याचार किया इनके ऊपर, ये तो केवल उसको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुम अत्याचार करना बंद कर दो तो ये रोकना भी, ये करना भी बंद कर देंगे, तो मैं इसको कंडेम नहीं करूंगा। गांधी ने कंडेम करने से 1942 में इनकार कर दिया था। इसमें मैं एक और उदाहरण देता हूं जो गांधी के जाने के बहुत समय बाद का कंटेम्प्रेरी का है। हालांकि अलग तरह का अजीब सा उदाहरण है, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको गांधी क्या था। 1982-83 में यूरोपियन एक थिएटर से संबंधित व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी मूवी बनाई थी। आपने हिंदी इंग्लिश शायद देखी हो कभी, रिचर्ड एटनबरो की पिक्चर है गांधी, जिसमें बेन किंग्सले जो है वो गांधी बने। उसने अपने संस्मरण बताए थे जो इंटरव्यू के दौरान भी आते हैं, बातचीत भी हुई है, मिला हूँ मैं भी उससे, बातचीत की थी मैंने भी। उसने एक सीन का जिक्र किया, कहता दिल्ली में जब हम शूटिंग कर रहे थे तो गांधी का जब शहीद हो गए और गांधी की जब हत्या कर दी गई, तो उसके बाद जब गांधी की क्रिमेशन हुई है तो 4 और 5 लाख के बीच में लोग थे। तो हमने जब शूटिंग करनी थी तो हमने कहा भी अब, क्योंकि उस ज़माने में, आजकल तो बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आप 100 आदमियों को 500 करके दिखाएं, 5000 दिखा दें, तब एक्चुअल दिखाना पड़ता था उसको। तो वो करें क्या? तो हमारे पास इतने लोग नहीं हैं, तो हमने अखबारों में विज्ञापन दिए थे दिल्ली में कि ऐसे है, इतने बजे जो है वो शुरू होगा, बिरला हाउस से हम चलेंगे और क्रिमेशन ग्राउंड तक जाएंगे और वो सारा निकाला जाएगा, पिक्चराइजेशन किया जाएगा, तो इसमें आमंत्रित करते हैं हम। और उस समय मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उसने कुछ अमाउंट बताया था, ध्यान नहीं मुझे कितना था, मतलब मान लीजिए 200 रुपये या कुछ ऐसा है। तो जो भी व्यक्ति उसके अंदर हिस्सा लेगा, वहाँ पे दफ्तर खोले गए थे कनॉट प्लेस में और राजघाट के आसपास ऑफिस बनाए गए थे। आप आएँ और आने से पहले या जाने से पहले अपना नाम वहाँ पे लिखवाएं और आपको जो भी फीस उन्होंने तय की थी ये आपको इनाम मिलेगा। वो कहता है कि लगभग इतने ही लोग, 5 लाख के आसपास लोग उसमें आए थे। शूटिंग हमने वो की थी, लेकिन कहता हमने 3 महीने ऑफिस खुला रखा, एक भी आदमी पैसा लेने नहीं आया, नॉट ए सिंगल पर्सन। ये तो 1983 की बात है, गांधी गए तो इतना समय हो गया। दिस इज गांधी, हाउ ही इज इन द माइंड ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। एक भी आदमी पैसा लेने के लिए नहीं आया। दफ्तर हमने बंद कर दिए, फिर हमने एड्रेस दिए अपने और अखबारों में विज्ञापन निकाले कि अगर उसके बाद भी कोई देना चाहे तो हमें देगा, हम मनी ऑर्डर के थ्रू पैसा देंगे। लेकिन आज तक कहता हमसे किसी भारतीय ने पैसा नहीं मांगा इसके लिए। ये गांधी की शख्सियत ये है और ये उसका कंट्रीब्यूशन है। अब ये जो बात सारी मैंने आपको बताई उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं 2 एस्पेक्ट इसके साथ और भी लेना चाहता हूँ। क्योंकि इसके साथ अब ये बात भी आएगी, वो साधारणतः आपने पढ़ी होगी कि गांधी की विचारधारा क्या थी, गांधी के तौर तरीके क्या थे, अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, पीसफुल रेजिस्टेंस करना है, सिविल डिसोबीडेंस करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन करना है, टैक्स नहीं देना है। तो ये गांधी के ये फिलॉसफीज, आइडियाज़, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने के उसके ये प्रवृत्तियाँ, उसके तौर तरीके, उनके साधन, उनके मेथड, ये तैयार कैसे हुए, कहाँ से उन्होंने लिए या कहाँ पे लिखे हैं, ये बातें कहाँ लिखी है उन्होंने,
या इसमें कुछ बदलाव भी होता रहा, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा भी है। यदि इस संदर्भ में हम जाएं तो वैसे तो महात्मा गांधी ने यूरोपियन उस समय का जो लिटरेचर है उसका भी जिक्र किया है, लेकिन प्रमुख रूप से गांधी को जो प्रभावित करने वाला वो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय साहित्य था, भारतीय सिविलाइजेशन थी, ये कल्चर थी। ये था जिससे गांधी ने इस तरह के सिस्टम को इवोल्व किया था। गांधी ने अपने आप, गांधी वाज नॉट एन डोगमेटिक, ये मैं दूसरा एस्पेक्ट ले रहा हूँ, पहला मैंने हो गया एक्सप्लेन मेरा, मैं दूसरे पे आ रहा हूँ। तो गांधी डोगमेटिक ऐसे फिलोसफर नहीं है जिसने किताब ही लिख डाली बस अपने आप करते रहो, जैसे मार्क्स ने लिख दिया, भी बहुत बड़ा फिलोसफर है, लेकिन गांधी तो प्रैक्टिलिस्ट है, स्वयं सब कुछ कर रहे थे वो, इसलिए गांधी कहीं कहीं बदलते भी हुए नजर आते हैं। एक उदाहरण मैं आपको थोड़ी देर पहले दे भी चुका हूँ। चोरा चोरी में जब 22 आदमी मर गए तो गांधी ने कहा आंदोलन वापिस, लेकिन क्विट इंडिया में गांधी ने कहा भी तुमने मारे हैं, तुम्हारी गलती है, आंदोलन वापिस नहीं होगा। गांधी बदल गया वहां पे। हालांकि बाद में 1947 में जब हत्याकांड कर रहा है, फिर उसको बहुत ज्यादा जो है विरोध कर रहे हैं, उस पर मरण व्रत भी रख रहे हैं। गांधी बदलते भी हैं, गांधी जैसी स्थिति बदलती है, लेकिन बेसिक बात को खैर गांधी ने नहीं छोड़ा है। हिंसात्मक माध्यम से आंदोलनों के ये गांधी ने स्वीकार नहीं करा है, लेकिन छुटमुट तौर तरीकों को बदला है। तो गांधी के तौर तरीके कहाँ से लिए उन्होंने और कहाँ लिखे हैं और इसकी विश्लेषण हमें कहाँ मिलता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है टू द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये केवल इतिहासकारों के लिए नहीं, और ये जो मैं दूसरा एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ, ये इतिहासकारों ने भी बहुत ज़्यादा कहीं नेगलेक्ट किया हुआ है, नहीं लिखा है इस पर, और हिस्ट्री स्टूडेंट तक ये बात नहीं आती है और आम लोगों तक तो है ही नहीं। तो ये आम भारतीय को ये जानना ज़रूरी है, अन्यथा ये प्रश्न बार बार आते रहेंगे कि महात्मा गांधी ने विभाजन करवा दिया था, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को मरवा दिया था, महात्मा गांधी ने नुकसान कर दिया, ये भी कर दिया। ये सारी बातें इसीलिए आती हैं। तो गांधी की विचारधारा कहाँ से पनपी है, कहाँ चली है ये सारी चीज, और क्या उसमें उसने परिवर्तन भी किया है, और कहाँ से लेके आते हैं गांधी ये सारा। गांधी की 3 पुस्तकें हैं। अभी आपका परिपक्व माइंड है, और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आपको अवसर मिले, ये हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, ओरिजिनली ये गुजराती में लिखी हुई हैं, ये पुस्तकें आप अवश्य पढ़िएगा। जिसमें एक है गांधी की लिखी हुई पुस्तक हिंद स्वराज, जहाँ उसकी विचारधारा में मिलती है। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, नवजीवन पब्लिकेशन प्रेस ने इसको छापा है। दूसरी पुस्तक है भगवद गीता कॉलन 2 बिंदी डाल के अनाशक्ति योग, यानी स्वार्थ नहीं, अनाशक्ति का मतलब कोई इंटरेस्ट, आपका कोई मीनिंग नहीं, आप सोच नहीं, आप तो कर्म कर रहे हैं। लगभग ये वही चीज है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, वो लिखा है उन्होंने, गीता अनाशक्ति योग। और तीसरा ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये 3 पुस्तकें हैं, बड़ी सस्ती सस्ती मिलती हैं। ये किताब प्रत्येक भारतीय को, या उस भारतीय को जो इतिहास में इंटरेस्ट लेता है, और कम से कम हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को तो पढ़ना ही चाहिए। इससे जानकारी मिलेगी गांधी यही है, गांधी उस इन चीज़ों से नहीं बदलता है। और यही कारण था कि 1940-47 में गांधी का कांग्रेस के दूसरे लीडर से संघर्ष भी होता है। यहाँ जब कांग्रेस शब्द हम प्रयोग करें तो ये आप ध्यान रखें, मेरा एज हिस्टोरियन ये मानना है कि गांधी को कांग्रेस की आवश्यकता कभी नहीं थी, कांग्रेस को हमेशा गांधी की आवश्यकता थी। गांधी कांग्रेस का नेता नहीं था केवल, गांधी भारतीयों के नेता थे। और उसने क्लेम भी किया बार बार, ये बार बार बात होती है, और उसने क्लेम भी किया है कि मैं भारतीयों का नेता हूं, मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं केवल। और शायद आप में से कुछ बच्चों को मालूम हो और कुछ को मालूम अगर नहीं भी हो, महात्मा गांधी टेक्निकल इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदस्य ही नहीं था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए 25 पैसे 4 आने देने पड़ते थे। बापू ने सारी जिंदगी 4 आने दिए ही नहीं, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है क्योंकि उसने ये देख लिया था कि आम भारतीय जो है, जैसे उस महिला ने बताया कि बापू मेरे पास तो एक धोती है और तेरे पास तो इतने कपड़े हैं, मेरा पूरा मोहल्ला पहन ले, आप हमें समझा रहे हो कि एक काम करो, हाउ कैन आई डू। तो बापू को समझ में आ गई। बापू ने चवन्नी नहीं दी पूरी उम्र कभी भी। एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस 1940 में बापू प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के,
और वो भी बापू के आगे लिख जाता है ऑनरेरी प्रेसिडेंट, ऑनरेरी, ऑनर। प्रेसिडेंट तो वही बनेगा जो सदस्य ही नहीं है, तो भैया प्रेसिडेंट कहाँ से बनोगे आप। तो इसलिए बापू है, इसलिए वो राष्ट्रपिता है। तो बापू, महात्मा गांधी कांग्रेस का नेता नहीं है, भारतीयों के नेता थे वो। कांग्रेस को उसको आवश्यकता थी, गांधी को इसकी ज़रूरत नहीं थी। और इसलिए उसने विभाग, इससे इंडिपेंडेंस से कुछ समय पहले प्रस्ताव भी कांग्रेस को दे दिया था, भाई डिसॉल्व कर लो, अपनी अपनी पार्टी बना लो, चुनाव लड़ो, जो भी करना है इसको छोड़ दो आप। तो इसलिए गांधी की विचारधारा क्या थी उसको देखने के लिए मैंने बताया कि 3 पुस्तकों की तरफ आप जाएं जो गांधी की अपनी कलम से लिखी हुई हैं, जो सारी गांधी की बात बताती हैं और बड़ी छोटी हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके अंदर। अगर आप पढ़ोगे तो आपको वैसे ही बड़ा मजा आएगा। कहानियां इसके अंदर बहुत सारी, छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं गांधी इसमें। इनमें जो हिंद स्वराज है ना, हिंद स्वराज में तो कहानियां, स्टोरियां नहीं है, सिर्फ वो फिलॉसफी की बात करते हैं या ब्रिटिश के विरुद्ध कैसे संघर्ष करें, हमारा जो है आर्थिक तंत्र कैसे हो, सामाजिक तंत्र कैसे हो, इंडस्ट्रियल के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसमें थोड़ा सा विरोध भी किया गया कि आप शुरुआत के अंदर जो विलेज इंडस्ट्रीज है उसको आप ऊपर लेके जाएं। जो बात आजकल सरकारें भारत के अंदर कर रही है ना, वो गांधी ने 1909 में करी है अपनी पुस्तक में, वही आज हो रहा है। और थोड़े साल और बीत जाएं, वही ये गांधी ने जो लिखा है वही का वही पूरा दुनिया करेगी, वही जागेंगे। दुबई का शेख जो है वो लिखता है, उसके अंदर कहता मैं जब चला था तो मैं ऊँट के ऊपर आता था, और सॉरी मेरे पिताजी जो है ऊँट पे आते थे। फिर उसने अपने बारे में लिखा, मैं इस गाड़ी में आता था और मेरा लड़का जो है वो 50 लाख की गाड़ी में आता है, इसका बेटा कहता ऊँट पे ही आएगा ऊँट पे आने वाला है, होने वाला है। तो गांधी की बात ही आएगी। तो अभी जो आप आज NEP जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे बैठ के सारे, नेशनल एजुकेशन जो आप पढ़ने वाले हैं इस साल, ये गांधी ने कहा था। और ये गांधी ने 1930s में कह डाला था। तो गांधी की हिंद स्वराज में आपको हर चीज़ यथार्थ मिलेगी, वही की वही। जो आपको कोई भी यहाँ समस्या आज भी नजर आएगी ना, वो गांधी ने उसका समाधान उस किताब में बताया था, वो जो उसने 1909 में लिखी थी। उसमें स्टोरीज नहीं है ज़्यादा। जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यदि आप पढ़ो वैसे ही मज़ा आएगा। कभी बंदर की कहानी आ जाती है, कभी गांधी ने कहीं छोटी चोरी कर ली उसकी कहानी सुनाना शुरू कर देता है, पड़ोस में कोई बात होगी गांधी उसकी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो गीता में भी उन्होंने बड़ी कहानियाँ लिखी हैं। तो ये 3 पुस्तकें यदि आप इस पर पक्का, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन पक्की है, आप ले लो 100%, इसको पढ़ना जरूर। अब हिंद स्वराज देखें जब लिखी कैसे गांधी ने, मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफली कहानी बताऊंगा, बिल्कुल 2-4 मिनट में। वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो इन्होंने संघर्ष शुरू किया वहाँ सिविल राइट्स के लिए, इनके खिलाफ मुकदमा हो गया। अब वो मुकदमा साहब लंदन में होता था, तो ये लंदन में मुकदमा कंटेस्ट करने खुद ही गए हैं। वहाँ भारतीय जो और राजनेता थे उनसे ही मिलते हैं, उनके साथ भी बातचीत होती है, और ब्रिटिश का काफ़ी इन्होंने विरोध किया वहाँ पे, मुकदमा जीत भी गए थे ये। और जब ये वापस आए हैं तो ये उस समय पानी के जहाज हैं उससे चलते थे। 1909 का नवंबर है, ये नवंबर 1909, 12 दिन है एग्जैक्टली, मैंने डेट भी लिखी है। इस 12 दिन में इस जहाज से जब ये चल रहे हैं, ये जहाज जब ठहर जाता था, चलते पानी के जहाज हिलता बहुत ज़्यादा है, तो पानी के जहाज में चलते हुए आप लिख नहीं सकते, पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। जब कहीं ठहरता था बीच में, 13 नवंबर से 22 नवंबर 1909, किलोडोन कासल इसका नाम है। इसमें लिखे हैं इन्होंने, कुल मिला के 275 पेज हैं। इसमें किसी लाइन को गांधी ने काटा नहीं, जो लिख दिया एक बार लिख दिया। 275 पेज हैं। और गांधी बाद में बताते हैं गुजराती में लिखा है, और अकेली यही पुस्तक है जिसको गांधी ने अपनी कलम से गुजराती में इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। गांधी के पास इतना समय नहीं होता था, तो गांधी ने अगर किसी चीज़ को गुजराती में लिख दिया तो महादेव देसाई, प्यारे लाल या दूसरे उसके सेक्रेटरी या पटेल ये ट्रांसलेशन करते थे। गांधी ने ये एकमात्र ऐसा पुस्तक है जिसने गांधी ने स्वयं अपने हाथों से गुजराती और इंग्लिश दोनों में लिखा है। गुजराती में ओरिजिनल जो है ये गांधी लाइब्रेरी स्मारक जो है दिल्ली में, उसके अंदर है। इंग्लिश की उसकी मैन्युस्क्रिप्ट उसके हाथों से लिखी हुई ये ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है, जो मैंने ओरिजिनल पढ़ी थी। कहीं मैंने देख देख के थक गया, मैं किसी पेज पे कटिंग नहीं, किसी शब्द को काटा नहीं गांधी ने, जूं का तूं चलता रहता है, लगातार चलता है वो। और गांधी बाद में चिट्ठी भी लिखते हैं अपने दोस्त को कि लिखा कैसे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसमें गांधी जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे के आते हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं। इसमें
महात्मा गांधी ने उदाहरण दिए हैं भगवत गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। फिर समकालीन लीडर्स के कहीं कहीं जिक्र होना शुरू हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, उसके बाद फिरोज शाह मेहता, वी.डी. सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। और फिर समकालीन यूरोपियन का भी जिक्र आता है इसमें, लेव तोलस्ताय, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स डिकेन, विलियम विल्बरफोर्स, जेम्स मिल, जे.एस. मिल, जॉन विलियम, थॉमस मैकाले। गांधी ने कितना पढ़ा है, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, गैरी बाल्डी, मार्क्स भी पढ़ा है उसने, तो सब पढ़ा है गांधी ने। उसके बाद वो लिख रहा है सारा, वो जिक्र आता है। और जब उसने हेनरी पोलक को लेटर लिखा है ना, हेनरी पोलक को लेटर में जो लाइनें लिखी हैं उसमें बहुत बड़ा लेटर है, मैं उसमें दो उसकी बातें कोट करना चाहूँगा। महात्मा गांधी ने दो चीज़ लिखी, उन्हें लिखा है हेनरी पोलक को, कहता मेरे तो मन में विचार अपने आप से प्रकट हो रहे थे, जैसे जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ, वो जो परमात्मा से हो रहा है और वो बोल रहा है वही कर रहा है, तो मेरे को तो ऊपर से हो रहा था, जो मुझे हो रहा था वो मैं लिख रहा था, मेरी आत्मा रोक ही नहीं सके अपने आप को और मैं लिखता रहा, इसलिए कटिंग की तो आवश्यकता ही नहीं थी। दिस इज व्हाट गांधी सेड, ये इस तरीके से लिखा मैंने। फिर गांधी कहते हैं कि मैंने इसमें पॉलिटिकल लैंग्वेज प्रयोग की है, मैंने कहा कि राजनीतिक, लेकिन बेसिकली कहते हैं ये राजनीतिक नहीं है, ये प्राइमरीली मैंने जो कुछ भी लिखा है ये सब धार्मिक है, असल में तो धर्म है। अब धर्म क्या है, तो उसमें लिखते हैं कोट इन्वर्टेड कोमा, आई हैव यूज्ड द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स but I have really tried to offer glimpse of dharma, full stop. What is the meaning of Hind Swaraj? It means rule of dharma, full stop. We may read the Gita or Ramayana or Hind Swaraj, but we have to learn from them the desire for the welfare of the other. तो धर्म क्या है? धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर चले जाएं या धर्म के गिरजाघर में, स्थान में या गुरुद्वारा कहीं जाके प्रार्थना करें। धर्म वो है जो स्टेट का लोगों के प्रति जिम्मेवारी है, वही धर्म है। और इसलिए मैंने धर्म बताया कि धर्म क्या है, तो इसलिए उसने धर्म में बताया कि शिक्षा कैसे होगी, इसका जो मॉडर्न हमारा जो ये लीगल सिस्टम है इसको टोटल गांधी ने रिजेक्ट किया कि ये बिल्कुल बेकार है। इवन मेडिकल जो फिलोसफीज हैं, अभी आप बहुत समय से देखें ना, आयुर्वेद, होम्योपैथ और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपकी फिजियोथेरेपी, गांधी बात करते हैं, इनके इन्वायरमेंट की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, वीमेन की बात करते हैं। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसपे गांधी ने इसने लिखा नहीं है। और यही गांधी की बाद में जाके डिफरेंसेस होती हैं, जिसपे जवाहरलाल नेहरू बहुत विरोध करता है, कहता बापू मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। तो गांधी ने कहा 1945 में कि आप माने चाहे नहीं माने, यही जो मैंने स्वराज में लिखा है यही लौट के आएगा, ये आपको करना है तो आपकी सरकार चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। दिस इज सेड बाय गांधी। तो गांधी हिंद स्वराज है। तो हिंद स्वराज में वो बेसिकली भारतीय संस्कृति को लेके आ रहा है, भारतीय जो है सिविलाइजेशन की उन्होंने बात की है, धर्म की बात की है। लेकिन धर्म को केवल उन्होंने ये नहीं कहा कि धर्म को आप बंद करके बांध ले और धर्म को जो है बस वो अपने मंदिर गुरुद्वारा में लेके चले गए, उसमें चले, ऐसा नहीं है धर्म। सो धर्म इज टू द पीपल, राइटियसनेस, जो सच्चाई है, जो ज्ञान है, जो जागरूकता है, जो जिसमें वीमेन, जिसमें इंसान की भलाई है, वही धर्म है। दिस इज सेड बाय गांधी। तो ये एक पुस्तक गांधी की ये है, हिंद स्वराज। उसके बाद दूसरा जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें मैं वैसे थोड़ा सा ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, मैं बल्कि उसका जो गीता पे लिखा है ना उसका जिक्र करना चाहूँगा आपको। ये उन्होंने लिखा है 1920 में। तो गीता का जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था उसमें, तो मैंने देखा उस समय, यदि आप देखें ना 19th सेंचुरी एंड और 20th सेंचुरी में 4 राष्ट्रीय आंदोलन के, फ्रीडम मूवमेंट के 4 लीडर हैं जिन्होंने गीता की ट्रांसलेशन की और बताया गीता का मीनिंग और उसके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा था। बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, जिसमें उसने कहा कि अधीन होना किसी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा पाप है, उसके खिलाफ लड़ो, जागो और लड़ो। ये मोटी बात करिए बाल गंगाधर तिलक ने, यही कहता गीता रहस्य यही है। दूसरे उसके बाद थे औरबिंदो, औरबिंदो ने भी कहा है कि राष्ट्र को जागृत करो, लैंग्वेज उसकी और है, शब्द और है, बात वही कह रहे हैं। तीसरे थे विवेकानंद, विवेकानंद ने भी यही कहा है। लेकिन गांधी ने थोड़ा अलग इससे बात करी। गांधी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम लिखा गीता अनाशक्ति योग, 1920। बाद में गांधी ने स्वयं इसको, ये गांधी ने पुस्तक गुजराती में लिखी थी, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बाद में महादेव देसाई ने की। मैंने कहा ना, केवल एक हिंद स्वराज है जिसको गांधी ने इंग्लिश, हिंदी में भी लिखा है, सॉरी गुजराती में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा। इतना समय नहीं, तो गांधी इतना लिखते हैं, यदि आप पढ़ें, आप छोटे बच्चे हैं, शायद मेरी बात आपको बड़ा मजाकिया सी लगे, आपको लगे कि मैं अजीब बहकी हुई बात कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ, 61 ईयर मेरी उम्र है, मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ कोई भी व्यक्ति इतना सामान्य जीवन में लिख ही नहीं सकता जो गांधी ने लिखा। हाउ कैन यू राइट, इतना लिखा कैसे गांधी ने?
तो नेचुरली भाई एक भाषा में लिख दिया, उतना ही बहुत था, दूसरा कहाँ लिखेंगे आप? गांधी के लेटर्स इतने ज़्यादा, बड़ा अजीब है, इतना गांधी ने कैसे लिख दिया? मैं तो कई बार सोचता हूँ। एनी हाउ, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो ये गांधी ने गुजराती में लिखा 1920 में, इसका टाइटल उसने दिया था भागवत गीता अनाशक्ति योग। मतलब वही बात है जो लॉर्ड कृष्णा कहा कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम ये मत सोचो, तुम वो करो जो तुम्हारा धर्म है। अब 1909 में जब गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था तब भी धर्म कहा था उसने, और यहाँ भी उसने यही कहा कि धर्म है। और यहाँ उसने ये भी बताया गीता सामाजिक ट्रीटाइज नहीं है, गीता पॉलिटिकल ट्रीटाइज है। गांधी ने कहा कि राजनीतिक बात कर रहा है ये, और राजनीतिक बात गीता क्या कर रही है? वो तो कहता है, गीता बताती है कि दो ही चीज़ों के लिए आप, या ईश्वर के लिए हैं और या फिर राष्ट्र के लिए हैं। आपका शरीर अपना नहीं है, आपका परिवार, आपके माता पिता भाई बहन बच्चे प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, वो ईश्वर की और राष्ट्र की है। और गांधी ने साबित किया इसको। गांधी का बैंक अकाउंट नहीं, गांधी के पास साइकिल नहीं, गांधी के पास घर नहीं, गांधी के पास कुछ नहीं। गांधी की भाभी एक समय बहुत नाराज हो गई थी गांधी से, बहुत ज़्यादा नाराज होती हैं, क्योंकि बा से बहुत अजीब जी वो काम करवाते थे, सफाई भी करो ये भी करो। तो बा ने कहा मैं आपकी वाइफ हूँ, नौकरानी थोड़ी हूँ, तो भाई यही करना पड़ेगा। और बच्चे दो बड़े नाराज होते हैं, राम नाराज हुए थे इस बात से। बड़ा बेटा जो है छोड़ भी गया था घर, तो गांधी ने उनको, वो कहते बापू आप कहते खुद तो पढ़ाए वहाँ जाके लिंकन इन में पढ़ रहे हो बन रहे हो, हमें कहता घर बैठ गए थे पढ़ा रहे हो कि अंग्रेज के स्कूल में पढ़ना कोई नहीं। तो गांधी ने साबित किया इस चीज़ को कि मेरा शरीर, और उसने अपना शरीर देश को दिया, देश के लिए शहीद हो गए। तो आपका शरीर, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी प्रॉपर्टी जो कुछ भी है वो राष्ट्र की है, वो परमात्मा की है। गीता ये कहती है, दिस इज सेड बाय गीता। ये गीता की इंटरप्रिटेशन मैंने कहीं नहीं देखी, ये गांधी है, ये महात्मा गांधी जो है भगवत गीता की ये इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और महात्मा गांधी ने उसको साबित भी किया है। और इसलिए कहता है कि भगवत गीता तो माता है। इसमें कहानियाँ बड़ी हैं इंटरेस्टिंग। मैंने कहा ना पहली हिंद स्वराज में थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरियत लगे, लेकिन पढ़ना जरूर। लेकिन ये भगवत गीता, इसकी दूसरा संस्करण जब आता है ना, तो गांधी ने इसका टाइटल चेंज कर दिया। वो आता है 1944 में है शायद, उसमें लिखते हैं भगवत गीता माता उसको, क्योंकि वो कहते थे माता है मेरी। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन महादेव देसाई ने की थी। इसमें कहानियाँ भी बहुत हैं, और उसमें बताते हैं कि राष्ट्र के प्रति कैसे हैं। जैसे बहुत सारी कहानियाँ तो इस समय नहीं हम रेफर कर पाएंगे, मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, जिसमें एक एग्जाम्पल तो दिया उन्होंने जटायु का। कहता भी पहला सत्याग्रही दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में जटायु था। वो उसने सत्याग्रह किया, वो संघर्ष किया, उसने सच्चाई के लिए लड़ा, अपनी जान दे दी उसने। फिर उसके बाद वो एक जिक्र एक जगह करते हैं जहाँ अर्जुन का उनके साथ जो अप्सरा है इंद्र की, शायद क्या नाम है, उरुषि, उसके साथ होता है। वो उसको लुभा रही है, तो उसको कहता भी मैं तो देश के लिए हूँ, मैं तो समाज के लिए हूँ, राष्ट्र के लिए हूँ। तो वो वहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल गांधी ने और दिया है जो मैं आपको रेफर करूँगा। जब पोरस ने अटैक किया है, सिकंदर ने जब अटैक कर दिया था, तो क्योंकि सिकंदर की एज बड़ी कम है, तो पोरस जब पहला युद्ध हुआ है, पोरस उसमें लड़ने नहीं गया। पोरस ने अपने लड़के को भेजा। वो कहता भी ये इतने छोटे उम्र के आदमी के साथ लड़ना मेरी बेइज्जती है, ये मेरा लड़का ही इसको हरा देगा, मेरा जाना तो कोई ज़रूरी नहीं है। वो लड़का गया युद्ध में और वो हार गया, और उसको मार दिया उसने, सिकंदर ने उसको मार दिया। सिकंदर जब आया था तो इस समय उसकी बिलवर्ड है जिससे उसकी शादी नहीं हुई है, उसको पर्शियन ये या ग्रीक लैंग्वेज में रुक्साना ऐसा नाम है, रुक्साना, उसको आप ये लैंग्वेज पर्शिया में कह सकते हैं, रुक्साना। तो उसने ये बात रखी थी कि मैं इंडिया जीत के आऊँगा, फिर तुमसे मैं विवाह करूँगा। जहाँ पोरस के महल हैं वो देखते हैं, तो उसने देखा कि महल को बहुत ज़्यादा जो है आलीशान जगमगाया गया, दिए जलाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। तो पूछते भी ये क्यों हुआ? तो कहते हैं ये तो महारानी साहिबा का आदेश है, और राजा साहब भी। ये क्यों? क्योंकि लड़का जो है देश के लिए शहीद हो गया, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, तो इसलिए हमने इसको दीप किए हैं आज। तो वो वापस गई, तो उसने सिकंदर को ये कहा था, जो राइटिंग्स में मिलता है वो उसमें, उसने कहा वापस चल, अव्वल तो जीत नहीं सकता तू इस देश को, और अगर जीत भी गया ना तो ये अधिक समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो देश वो है जो मृत्यु पे जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा है, और दिस इज व्हाट गांधी। तो इसलिए गांधी इसमें लिखते भी हैं एक जगह, गांधी ने कहा ये जो कुछ भी मैंने लिखा कोई मैं नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको। कहता ये तो वही है जो पहले दे चुके हो, ये वो है जो इंडिया में पहले हो चुका है। फिर एक प्रश्न मेरे मन में भी आया, तो मैंने उसको बार बार पढ़ा भी है ध्यान से। फिर उसमें तो महाभारत का पूरा बैटल है वो चलता है, और गांधी
असहयोग की और उसकी बात करते हैं। तो गांधी कहते हैं कि ये जो महाभारत है ना, इसमें ये शारीरिक युद्ध के तौर पे प्रदर्शित नहीं किया है, ये आत्मिक युद्ध है। आत्मा में तो किसके बीच में युद्ध है? धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, उसके बीच में संघर्ष है, तो ये बताया है। और इसीलिए एंड में जब होता है ना, तो उस चीज को बुरा माना गया कि आपने जो है युद्ध के माध्यम से इसको जीता था, युद्ध की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे जब उसने माता शब्द किया, यह मैं 5 लाइनें उसकी पढ़ूंगा, गांधी ने जो लिखी है, ये 1940 का एडिशन है। एक लौकिक माँ की तरह गीता ने मुझे ना केवल बिना शर्त प्यार और समर्थन प्रदान किया, बल्कि इसने मेरी आत्मा को ऊपर उठा दिया और मुझे प्रकाश की ओर ले गई। ये मैंने हिंदी अपने आप से ट्रांसलेशन की है। मैंने जो महादेव देसाई की इंग्लिश ट्रांसलेशन है उससे मैंने पढ़ा है, मुझे गुजराती पढ़नी नहीं आती। फिर जब युद्ध की बात करता है तो उसमें लिखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोट इन्वर्टेड कोमा, महाभारत का युद्ध युद्ध की आवश्यकता या अनिवार्यता के दिखाने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध और हिंसा की निरर्थकता को साबित प्रदर्शित करने के लिए लड़ा गया था। फुल स्टॉप। यह शांति पर्व के अंतिम गीता अध्यायों में, मुझे वो संस्कृत आती नहीं है, नहीं तो मैं आपको बोल के बताता, किसी विद्वान से आप पूछ लेना, सुन लेना, जो भी है। यह शांति पर्व के अंतिम अध्याय में स्पष्ट हो जाता है, जहां अंत में विजेता को विलाप करते हुए, और देखते हैं जब वो मिलने जाते हैं फिर वो सारे वापिस चले आते हैं और वो उसको मारने की, भीम को मारने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आते हैं शब्द सारे, अगर आपने वो देखा कभी ध्यान से। धृतराष्ट्र जो है भीम को मारने का प्रयत्न करते हैं, तो ये वहां के आता है। शांति पर्व के अंतिम अध्याय में स्पष्ट किया गया है, जहां अंत में विजेता को विलाप करते हुए और पश्चाताप करते हुए दिखाया गया है। ना केवल परिणाम बल्कि इसका दर्द, इतनी बड़ी तबाही और हिंसा पैदा करने के विचार का खंडन किया गया है। तो हिंसा के विचार का खंडन कर दिया उसने। सो दिस इज गीता। ये इंटरप्रेशन गांधी की, ये इंटरप्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। गीता की इंटरप्रेशन जो गांधी कर रहा है वो कहीं नहीं मिलेगी। गांधी कहता है कि ये माता है, गांधी कहता है कि ये राष्ट्र है, आपका जीवन, आपकी कोई भी चीज, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपकी हर चीज देश के लिए है, धर्म के लिए है, और वो युद्ध जो है उसके लिए लड़ा गया, वो तो आत्मिक प्रवृत्ति है। इसी तरह से यदि आप देखें उसको, मैंने लगभग इसमें चीजें बता दी हैं आपको। एक्सपेरिमेंट ऑफ जो है ना, माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, उसमें भी इसी तरह की चीजें, बेसिक बात उसमें यही आती है लगभग। सो दिस इज गांधी। तो गांधी वाला, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कि पहले मैं ये बात बताऊंगा आपको थ्योरेटिकल, फिर घटना है, लेकिन आपका जो अभी जो स्टेज थी, मुझे लगा कि मैं पहले सिंपल चीज़ें बताऊं फिर ये थ्योरेटिकल बताऊं। अगर मैं ऑक्सफोर्ड में लेक्चर कर रहा होता तो मैं ये बात पहले बताता, उल्टा कर दिया फिर मैंने। तो पहले मैंने आपको घटनाएं बताई ना, छोटी छोटी भी, गांधी क्या है, किस तरीके से। जैसे वो जो पहली घटनाएं मैंने आपको उदाहरण दिए, जिसमें बहुत सारे सिविल डिसोबीडियंस का, उनका, उसमें एक उदाहरण है, यदि आप और देखें, 47 में जब विभाजन होता है, 50,000 की फौज लगाई थी माउंटबेटन ने पंजाब में। 50,000 की फौज लगाने के बाद भी 15 लाख लोग मरे थे, हत्या हो गई उनकी 15 लाख लोगों की। 1 करोड़ और लगभग 50 लाख, 1.5 करोड़ है, ये दोनों साइडों के, हिंदू, सिख और मुस्लिम, में सारी गिनती कर रहा हूं। 1 करोड़ 50 लाख बेघर बार हो गए। 50,000 की फौज थी ये, और गांधी अकेला, जिसको चर्चिल नेकेड फकीर कहता है, आधा नंगा फकीर, ये कहा था उसने पार्लियामेंट में, आधा नंगा फकीर। गांधी अकेला बंगाल में कुछ सैकड़ों की संख्या में लोग पहले हताहत हुए, 46 में 47 में हत्याकांड नहीं है। गांधी अकेला है वहां पे, उसने कहा मरण वर्ता है, मैं मरूंगा। हिंसा बंद हो गई, हिंसा, दिस इज गांधी, ये है गांधी। हिंसा समाप्त हो गई। तो माउंटबेटन ने फिर पार्लियामेंट को लिखा और कांग्रेस को भी लिखा, उन्हें कहा भाई ऐसा है कि मेरे पास तो फौज थी नहीं, और नहीं तो मैं बंगाल में भी लगा देता। अगर ऐसा तुम्हारे पास एक और गांधी हो जाता, तो ये जो तुम्हारे 15 लाख लोग, उन्होंने 15 लाख, तो हमने बाद में जो रिसर्चेज किए हैं, ये हमारी कैलकुलेशन है, हम बता रहे हैं, अंग्रेज तो बहुत कम बताता है। शुरू में जो जी.डी. खोसला ने किताब लिखी वो 3 लाख लोग बता रहा है, ब्रिटिश भी कम बताता है, लेकिन हताहत बहुत ज़्यादा है। और सही बात तो ये है, मैंने पार्टीशन में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है।
असलियत तो है कि रहती दुनिया तब जब तक इतिहास चलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कभी ये बता ही नहीं सकते कितने लोग मरे थे। है ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं हो सकती। रफ कैलकुलेशन हमने की है, कितने लोग मरे पता ही नहीं है ये। तो आप देखें, एक तरफ 50,000 की फौज लगी है और इतने लोग मर गए, एक तरफ अकेला गांधी दुबला पतला सा ऐसे धक्का लगा दो तो गिर जाए नीचे, वो आदमी जनरल खड़ा है वहाँ पे, बंद हो गया। और लास्ट में मुसलमानों जब उसको छोड़ा था तो उन्होंने कहा भी था भी आपने हमारे साथ ज्यादती की है। तो गांधी कहते नहीं वे, अगर तुम्हें लगता है गलत कर रहा हूँ तुम हिंसा करो, मैं मरूंगा। तो वो आते हैं वहाँ सोहरावर्दी लेके, तो सोहरावर्दी कहते हैं कि बापू, उसने कहा बापू, अब बापू वाज यूज्ड बाय द कांग्रेस एंड अदर पीपल, द मुस्लिम, ही इज यूजिंग द वर्ड। मैं कहा बापू हम ये पाप अपने सिर लेना नहीं चाहते, हमने सारा कुछ बंद कर दिया, हथियार है, आप अपना वक्त जो है बंद कर दीजिए। सो दिस इज हाउ गांधी वाज डूइंग। इसलिए एंड करते हुए जो आखिरी बात पे आऊँगा मैं, उसको सिर्फ 2 या 3 मिनट में, पहले जहाँ से मैंने शुरुआत की थी मैं वहीं पर वापस आऊँगा। अब मैं उससे भी बड़ी बात करने जा रहा हूँ। हो सकता है मेरी पहले वाली बात भी थोड़ी सी आपको असहमति हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भी मेरी बात को स्वीकार करो आप। एक तरह से मैं धक्का ही कर रहा हूँ इसमें मैं छूट नहीं दे रहा। गांधी से बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान किसी का नहीं है। एज हिस्टोरियन आई एम टेलिंग यू ऑन फैक्ट बेसिस, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। हम शत नमन है सभी के प्रति, क्रांतिकारियों के प्रति, दूसरों के प्रति हम शत नमन है, लेकिन गांधी का मुकाबला नहीं है। और एंड में जब मैं आ रहा हूँ, गांधी तो इससे पार है कहीं, गांधी तो सभी बाउंड्रीज को तोड़ देता है। गांधी 20वीं शताब्दी के दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आदमी है। दुनिया के इतिहास का गांधी 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा आदमी है। गांधी के मुकाबले में कोई नहीं। एक पुस्तक लिखी लुई फिशर ने, और ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ, और मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा एज एन ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियन, मैं इंडियन हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ केवल मात्र, मुझे ऐसा लगता है दावे के साथ, अगर मैं फ्रांसीसी होता, मैं अमेरिकन होता, मैं तब भी यही कहता कि मैंने दुनिया के इतिहास में उनको भी पढ़ा है, गांधी का मुकाबला नहीं कर सकते। लुई फिशर कहता है, आई हैव मेट लेनिन, चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन, लिंडिथगो, एटली, आइंस्टाइन, लॉयड जॉर्ज, एलेनोर रूजवेल्ट and many other famous people of the 20th century. I have never met more remarkable person than Gandhi, inverted comma, quote close, inverted comma में लुई फिशर। और ये बात सही है। 20वीं शताब्दी के सारे बड़े नाम बता दिए उसने, कहता गांधी के बराबर कोई नहीं, गांधी के बराबर नहीं आ सकते आप। और इसका जीता जागता उदाहरण है आज के समय में, और पिछले 50 साल से पूरी दुनिया का आप पॉलिटिकल सर्वे करवा लीजिए, पूरी दुनिया में गांधी के नाम से दुनिया के हर देश में आंदोलन आपको मिलेंगे। अगर वीमेन क्रूसेडर्स हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन होगा तो भी गांधी, अगर मजदूर के लिए आंदोलन होगा तो भी गांधी, किसान के लिए आंदोलन होगा तो भी गांधी, एनवायरनमेंट के लिए होगा तो भी गांधी, ऑपरेशन के खिलाफ होगा तो भी गांधी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के खिलाफ होगा, के पक्ष में होगा तो भी गांधी, किसी तरह के शोषण के लिए होगा तो भी गांधी। तो दिस इज एन लॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी। आई वुड लाइक टू कोट, मैं अंत यहाँ पे करना चाहूँगा, हालांकि मैं आखिरी वाले हिस्से को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समय नहीं है इतना। जो मैंने पहला पार्ट जहाँ से शुरू किया उसको तो मैंने एक्सप्लेन किया सारा, कि गांधी सबसे बड़ा क्यों, मैंने उसको बताया आपको, बिल्कुल फैक्ट बताए हैं सारे जो ऐतिहासिक। ये जो फैक्ट मैंने बताया ये मैंने अपने घर से नहीं बनाए हैं, ये फैक्ट नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में अवेलेबल है, कागजों में है, गांधी के लिखे हुए हैं, भारत सरकार के लिखे हुए हैं, इन सब के लिखे हुए हैं सारे के सारे फैक्ट। मैंने अपने घर से नहीं बनाया है, मैंने केवल आपको बताया। आखिरी जो है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एंड करते हुए करते करते फिर बात ध्यान आ जाती है। एंड जस्ट 1 मिनट, ब्रिटिश क्या करता था, बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। जब कैबिनेट मिशन आया इंडिया, तो कैबिनेट मिशन के समय 3 मेंबर थे उसके, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड अलेक्जेंडर और क्रिप्स और वावेल, जो उस समय वायसराय था। बंद कमरे में मीटिंग होती थी और उसमें अंदर सेक्रेटरी नहीं होता था, वावेल खुद नोट करता था। यहाँ तक कि दरवाजे पे पीएन को बताया गया था कि थोड़ी दूर रहना है ताकि वो कुछ सुन ना सके। एक दिन जब बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है, तो गांधी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। ये रिकॉर्ड में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है ये।
कोई भी पढ़ सकता है इसको। गांधी ने कहा मुझे प्यास लगी है। पैथिक लॉरेंस उसको चेयर करता है। पैथिक लॉरेंस ने बेल बजाई, क्योंकि पीएन दूर होता था, अलाउड नहीं था कि वहाँ बैठ सके। वो चला, वहाँ से आया, दरवाज़ा खोला, स्टैफोर्ड क्रिप्स साथ में बैठे हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स खड़े हो गए, बाहर चले गए। अब उन्होंने सोचा बाहर गए, शायद वॉशरूम गए या जो भी अपने बात से गया। तो 3-4 मिनट के बाद ही रिटर्न बैक। पीएन नहीं आया। स्टैफोर्ड क्रिप्स के हाथ में गिलास पानी का था। ही ऑफर्ड ए ग्लास ऑफ वाटर टू गांधी। तो गांधी ने पानी पिया। फिर उसने पूछा और पिएंगे? उसने कहा नहीं। उन्हें गिलास साइड में रख दिया। पैथिक लॉरेंस ने एग्जैक्टली एकदम कहा, उसके ऊपर रिकॉर्ड है सारा का सारा। उसने कहा मीटिंग इज एंड जॉन, मीटिंग समाप्त, आज की मीटिंग खत्म। बाकी फिर बाद में नोटिफाई करेंगे। खत्म कर दी मीटिंग, चले गए। उसने नाराजगी जाहिर की इस बात से, स्टैफोर्ड क्रिप्स से। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने जो कुछ किया मुझे वो सही लगता है, और आई फील प्राउड ऑफ इट that I have got an opportunity to offer a glass of water to Mr. गांधी। मुझे तो जिंदगी में मौका ही मिल गया है। सो दिस इज हाउ गांधी। तो गांधी तो दुश्मन के दिल को कैसे जीत रहा, समथिंग लाइक दैट। सो दिस वाज द महात्मा गांधी एंड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जो कंटेम्प्रेरी भी है, उस समय भी है, और आने वाले समय तक भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है।